अतिका बहुत ही आलसी थी। उसका काम करने का जरा भी मन नहीं करता था। उसके आलस ने उसे निकम्मा बना दिया। माँ बाप के बहुत समझाने के बाद भी उसका आलस खत्म नहीं हुआ और फिर भगवान भरोसे छोड़कर उन्होंने अतिका की शादी रौनक से कर दी। ससुराल में जाकर भी उसका यही हाल रहा। सप्ताह भर तो उसका ऐसे ही गुजर गया। लेकिन उसके बाद एक दिन रौनक की माँ अनोखी बोली, अरे रौनक, ये क्या, तुम्हारे ऑफिस का समय हो गया और बहू अभी तक बाहर नहीं आई? माँ, अभी तो वो सोई हुई है, आ जाएगी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा लंच, तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया बेटा। लेकिन रौनक बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अतिका आराम से 9 बजे उठी और अंगड़ाई लेती हुई रसोई में आकर बर्तन खटखटाने लगी। बर्तनों की आवाज सुनकर अनोखी रसोई में आई और पूछने लगी, क्या कर रही हो बहू? माँ जी, चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी? न नहाना, न पूजा पाठ और मुंह उठाकर रसोई में चली आई। ये अच्छे घर की लड़कियों के लक्षण नहीं होते। भला 10 बजे भी कोई सोकर उठता है? मेरा बेटा ऑफिस भूखा गया है और तुम? सॉरी माँ जी, वो मुझे देर से उठने की आदत है, इसलिए मेरी आँख ही नहीं खुली। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह रौनक और उसके पिताजी, साथ में सोनिया का भी लंच पैक होता है, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाया करो। अतिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपनी चाय बनाने लग गई। उसकी ननद सोनिया भी रसोई में आ गई और बोली, भाभी, चाय तो मुझे भी पीनी है, एक काम करो, मेरे लिए भी बना लो। और भाभी, प्लीज़ ज़रा लंच जल्दी बना दो, मुझे कॉलेज जाना है। तभी अतिका के ससुर गिरधारी ने आवाज दी, अरे कोई है क्या? मेरा खाना रखा या नहीं? अरे मुझे दुकान पर जाने के लिए देर हो रही है। अनोखी माथे में हाथ मारकर बोली, मैं ही पागल थी जो आज सब बहू के भरोसे छोड़ दिया। इससे अच्छा तो मैं ही सबके लिए खाना बना देती तो अच्छा होता। माँ जी, आप टेंशन मत लो, मैं ज़रा चाय पी लूँ, उसके बाद बना देती हूँ। अरे, अगर तुम्हारे भरोसे रही तो ये दोनों भी भूखे ही चले जाएंगे। तुम आराम से बैठकर चाय पी लो और कल से जल्दी उठकर खाना बना देना। अतिका चाय लेकर रसोई से बाहर आ गई और लंबी सांस लेते हुए बोली, हे भगवान, शुक्र है मैं देर से उठी, वरना इन सब के लिए मुझे सुबह सुबह खाना बनाना पड़ता। आज तो बीत गया, लेकिन कल तो खाना बनाना ही पड़ेगा। सबके घर से चले जाने के बाद अतिका खाना खाकर फिर से लेट गई और पूरे दिन लेटी हुई टीवी देखती रही। रात का खाना बनाने का समय हुआ तो अतिका रौनक के आने से पहले ही सिर में पट्टी बांधकर लेट गई। अनोखी उसके बाहर आने का इंतजार करती रही, लेकिन वह बाहर नहीं आई। रौनक ऑफिस से आया तो अनोखी ने उससे गुस्से से कहा, देख रहा है, तेरी बीवी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। सुबह का खाना तो मैंने बना लिया था, अब क्या शाम का खाना भी मैं ही बनाकर दूंगी? रौनक कमरे में गया तो देखा कि अतिका करहा रही थी। उसने अतिका के सिर में पट्टी बंधे देखकर पूछा, अरे क्या हुआ? ये सिर पर कपड़ा क्यों बांधा है? अतिका रोने का नाटक करती हुई बोली, इस घर में तो मेरी किसी को भी परवाह नहीं है। किसी ने आकर ये तक नहीं पूछा कि मैं कमरे से बाहर क्यों नहीं आई। अच्छा, रोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है? मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है जी, बहुत घबरा रहा है। काश इस वक्त मेरे मम्मी पापा यहाँ होते तो कम से कम मुझे दवाई तो दे देते। रौनक बाहर आया और अपनी माँ पर चिल्लाते हुए बोला, माँ, अतिका तुम्हारी बहू है, कोई दुश्मन नहीं है जो हमेशा उसके लिए गलत सोचती हो। अरे वो बेचारी तो सुबह से सिर के दर्द से तड़प रही है और आपने उससे एक बार भी उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। आपको तो सिर्फ काम से मतलब है। अनोखी रौनक के बोलने के तरीके को देखकर हैरान हो गई कि उसका बेटा बहू के कारण आज उससे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। बात कुछ ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए वह चुपचाप शाम का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। अतिका तो मन ही मन खुश हो रही थी कि उसको अब शाम का खाना नहीं बनाना पड़ेगा और रौनक ने उसके कारण आज उसकी सासू माँ को भी सुना दिया। वह रौनक से बोली,
सुनो जी, मेरे सिर में बहुत दर्द है। लगता है दर्द की वजह से सुबह जल्दी उठकर खाना नहीं बना पाऊंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी दर्द की टेबलेट दे देता हूँ, थोड़ी देर में ही ठीक हो जाओगी। अरे ये मामूली दर्द नहीं है, मुझे लगता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है मुझे, इसीलिए दवाई भी असर नहीं कर रही। अरे तुम चिंता मत करो, कुछ हल्का फुल्का सा बना लेना जिससे लंच भी बन जाए और तुम्हें आराम भी मिल जाए। चावल, हाँ चावल ठीक है, तो मैं सुबह चावल बना लूंगी। चावल तो एक सीटी में बन जाते हैं। अगले दिन उसने सुबह में ही कुकर में चावल रख दिए और एक कुकर में दाल रख दी। 10 मिनट में दाल चावल बनकर तैयार हो गए। अतिका ने फटाफट लंच पैक कर दिया। अनोखी रसोई में लंच पैक देखकर खुश हो गई और बोली, वाह बहू, ये हुई संस्कारी बहू वाली बात। अच्छा, वैसे क्या बनाया है? माँ जी, दाल चावल। भला सुबह में चावल कौन खाता है? माँ जी, चावल तो हल्का खाना है, जानती हो सुबह चावल खाने से चुस्ती आती है। अब मुझे ही देख लो। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। उस दिन तो अतिका ने दाल चावल बना दिए, लेकिन फिर तो वह कई दिन तक लगातार सुबह में चावल बनाती रही। एक दिन वह चावल बनाते हुए सोचने लगी, दिन में 3-3 बार खाना बनाना पड़ता है, इससे अच्छा तो मैं इतने चावल बना लूं कि तीनों टाइम खा सकें। फिर तो दोपहर और शाम का खाना बनाने की छुट्टी। हाँ, इसलिए उसने दिन भर के लिए चावल बनाकर रख लिए। अनोखी इतने ढेर सारे चावल देखकर बोली, बहू, ये क्या, इतने सारे चावल? माँ, मैं आज चावल नहीं लेकर जाने वाली। अरे बहू, कुछ हमारी उम्र का भी तो ख्याल करो, चावल खाने से पूरे दिन घुटनों में दर्द रहता है। तो क्या हुआ, मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैंने रात तक के लिए चावल बनाकर रख दिए। बस बहू, काम चोरी की भी हद होती है। 1-2 दिन की बात तो ठीक होती, लेकिन इस तरह सुबह सुबह रोज चावल कौन बनाता है, और वो भी दिन भर के लिए? माँ जी, बताया ना कि पेट में दर्द है। तुम्हें तो काम ना करने की वजह से रोज कहीं ना कहीं दर्द रहता है। अब रसोई में जाओ और रोटियां बना कर लाओ। मैं और तुम्हारे पिताजी बुजुर्ग हैं, तीनों टाइम चावल नहीं खा सकते। तभी रौनक की उल्टियां करने की आवाज आई। सब उसके कमरे की तरफ दौड़े। रौनक बेटा, क्या हुआ तुम्हें? माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, उल्टियां भी हो रही हैं, पेट गैस के मारे फटा जा रहा है, लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हूं। मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो माँ। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी लेकर चलता हूँ। डॉक्टर के पास गए तो उसने पूछा, रात क्या खाया था आपने? 3 दिन से रोज सुबह के चावल खा रहा हूँ डॉक्टर साहब। क्या? इस तरह चावल खाओगे तो पेट कैसे ठीक रहेगा? दवाई दे रहा हूँ, समय से खाना, आराम हो जाएगा। घर आने के बाद देखा बहू, सुबह के चावल खाने का नतीजा। अतिका रौनक की हालत देखकर घबरा गई। वह बोली, माफ करना रौनक जी, मुझे नहीं पता था कि सुबह के चावल खाने से आपको इतनी दिक्कत हो जाएगी। मैं भी यही सोच रही थी कि न जाने मेरे पेट में भी क्यों दर्द है, लेकिन आज के बाद मैं आप लोगों को सुबह के चावल नहीं दूंगी। अब मैं सुबह में रोटी सब्जी बनाया करूंगी। अच्छी बात है बहू, समय से अक्ल आ गई, वरना तुम्हारे सुबह के चावल खाकर हम सब बीमार पड़ जाते। अब जाओ और दाल रोटी बना लो। उसके बाद अतिका ने सुबह में कभी चावल नहीं बनाए। दीदी, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। मुझे भी खाना दो ना दीदी, एक तो ठंड से कांप रही हूँ, ऊपर से तुम खाना भी नहीं दे रही हो। बंटी और निधि को भूख से तड़पते रोते देख आशा और आरती की आंखें भर आती हैं और वे रोते हुए बिशन और सरिता को याद करने लगती हैं। आज जहां खाने के लाले पड़े थे, कल वहीं भरपूर खाना था। अरे भाई बच्चों, आओ आओ, हम सब बैठकर खाना खाते हैं। बापू, मैं आपके हाथों से खाना खाऊंगा। और मैं भी बापू। हाँ, मेरे हाथों से खाओ। लो, मैं खिलाता हूँ, आ जाओ। बंटी, निधि, बापू को खाना खाने दो।
तुम दोनों मेरे पास आओ, तुम्हें मैं खिलाती हूँ। आशा और आरती बेटी, तुम अपना खाना खाओ। बंटी और निधि को तुम्हारे बापू खिला देंगे। माँ, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। तभी तो कहती हूँ, खाते वक्त बातें करना छोड़ खूब पेट भर कर खाया करो। हमारे घर में खाने की कमी थोड़ी ना है। यही सोचकर आशा और आरती घर की रसोई में खाली बर्तन देखकर सिसक सिसक कर रोने लगती हैं। दीदी, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आरती, लगता है खाना तो माँ और बापू अपने साथ ही ले गए। यहाँ तो सिर्फ भूख ही छोड़ गए हैं। ऐसा मत बोलो दीदी, भगवान ने भूख दी है तो खाना भी जरूर देगा। दीदी, क्या माँ नहीं है इसीलिए खाना नहीं मिलेगा? ऐसा मत बोल बंटी मेरे भाई, मैं हूं ना, मैं दूंगी तुम्हें खाना। कुछ दिन पहले तक सब कुशल मंगल था। आशा, आरती, निधि और बंटी अनाथ नहीं थे। बिशन और सरिता मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को खूब अच्छे से खिला पिला रहे थे कि तभी एक दिन अचानक ही चल बसे। एक हादसा उनको मौत की नींद सुला गया। बापू, माँ, वापस आ जाओ ना। भला ऐसे भी कोई नाराज होकर जाता है? दीदी दीदी, माँ और बापू को आग में क्यों जला रहे हो? बंटी, माँ और बापू मर गए हैं। दीदी, क्या माँ और बापू अब कभी वापस नहीं आएंगे? मैं हूं ना बंटी, तुम सब रो मत, मैं तुम सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी। बिशन और सरिता की मौत के समय ठंड का मौसम था। जमकर ठंड पड़ रही थी। ठंड क्या, मानो आसमान से बर्फ ही गिर रही थी। बदन की कुल्फी जमा देने वाली ठंडी हवा कच्ची झोपड़ी में बेरोक टोक घुसी चली आती थी और बच्चे इस ठंडी हवा के कारण कांप उठते थे। दीदी, एक तो भूखे पेट नींद नहीं आ रही और ऊपर से ये ठंडी, मुझसे तो सहन नहीं हो रही। सहन तो हमसे भी नहीं हो रही, रोम रोम कांप रहा है। बस किसी तरह आज की रात काट लो, कल सुबह उठते ही मैं तुम सबको भर पेट खाना खिलाऊंगी। फिर देखना, न भूख सताएगी और न ठंडी। यह कहकर आशा बच्चों को हिम्मत देती है और बंटी को बगल में दबाकर सभी किसी तरह फटे कंबल में रात तो काट लेते हैं, मगर फिर सुबह होते ही भूख के मारे बिलबिलाने लगते हैं। दीदी, अब तो खाना दो, अब भूखा नहीं रहा जाता। तुम चिंता मत करो, मैं अभी खाने का इंतजाम करती हूँ। यह कहकर आशा भयंकर सर्दी की परवाह न करते हुए घर से निकल जाती है और पड़ोस के दरवाजे खटखटाती है। काकी, मेरे भाई बहन बहुत भूखे हैं, उनके लिए थोड़ा खाना दे दो। चल चल, दरवाजा बंद करने दे। सुबह सुबह भीख मांगते शर्म नहीं आती तुझे? इस महंगाई में खुद का पेट भरने के लिए तो खाना नहीं, इनको दे दो खाना। इतना कहकर काकी दरवाजा बंद कर लेती है और फिर आशा कई घरों के दरवाजे खटखटाती है, मगर उसे सब दुत्कार देते हैं। हार थक कर वह अंत में कमला का दरवाजा खटखटाती है। अरे तू आशा, क्या चाहिए? काकी, मेरे भाई बहन बहुत भूखे हैं। यह कहकर आशा फपक फपक कर रोने लगती है। अरे रो मत बेटी आशा, तेरे बहन भाई भूखे हैं तो उनको खाना मैं दे दूंगी। सुन, उनको खाना खिलाने के बाद ना तू और आरती मेरे पास चली आना। पर वो क्यों काकी? क्योंकि मैं तुम सबके खाने का इंतजाम कर दूंगी। अमीर घरों में साफ सफाई का काम दिलवा दूंगी तुम दोनों को, फिर खाने की कमी ना रहेगी। यह सुनकर आशा बहुत खुश होती है और कमला से खाना लेकर घर आती है। सब पेट भर कर खाना खाते हैं। फिर आशा और आरती उसी दिन से कमला की मदद से अमीर लोगों के घर साफ सफाई का काम करने लगती हैं। इससे उनको थोड़ा खाना नसीब होने लगता है। एक दिन आशा और आरती काम करके घर लौट रही होती हैं तो देखती हैं बंटी और निधि ठंड से कांपते हुए सड़क पर भीख मांग रहे हैं। बाबू, कुछ पैसे दे दो, हम अनाथ हैं। हम बहुत गरीब हैं साहब, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन भी नहीं है।
यह देखकर आशा और आरती बहुत चक्की रह जाती हैं। उनको बंटी और निधि पर गुस्से से ज्यादा तरस आता है। उन दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। बंटी और निधि, मैंने तुम्हें घर पर रहने को कहा था और तुमसे भीख मांगने को किसने बोला? दीदी, बहुत भूख लगी थी इसीलिए। इसलिए भीख मांगने निकल आए दोनों? घर चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। और सुनो, तुम मेरे होते हुए खुद को कभी अनाथ मत कहना, और आज के बाद ना ही कभी भीख मांगना, समझे? उस समय सर्दी ने तो जैसे जान लेने की ठान ली थी। कच्ची झोपड़ी में ठंड से जरा भी राहत न थी। रात को जबरदस्त ठंड पड़ती तो सीधी अंदर घुसी आती। बच्चे ठंड से कांपने लगते और पल भर भी नहीं सो पाते। दीदी, बहुत ठंडी लग रही है। दीदी, किसी तरह खाना मिलने लगा तो अब ठंड जान लेने पर तुल गई। इस टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी में जाड़ा कैसे कटेगा? आरती, हिम्मत रखो। कच्ची झोपड़ी कच्चे घर में भी तो बदल सकती है। हम चारों मिलकर इसे ठीक कर लेंगे। पर कैसे दीदी? ठीक वैसे ही जैसे माँ और बापू मिट्टी से करते थे। तुम सब मिट्टी लाना और मैं मिट्टी लगाऊंगी। बस यह फैसला करते ही अगले दिन आरती, निधि और छोटा बंटी ठंड की परवाह न करते हुए मिट्टी लाने में लग जाते हैं और आशा उस मिट्टी से घर बनाने में। 3-4 दिन में ही वे टूटी फूटी झोपड़ी को मिट्टी के सुंदर घर में बदल देते हैं। आरती, लो, बन गया हमारा मिट्टी घर। दीदी, अब हमें कोई चिंता नहीं, घर और खाना दोनों नसीब हो गए। मिट्टी का घर बन जाने से अब उन सबको ठंडी रात में भी ठंड न लगती और वे सब चैन से सो जाते। आशा और आरती काम करती और बंटी और निधि घर रहते। कुछ दिन तक तो सब आसान हो जाता है, मगर फिर एक दिन अचानक ठंड उन पर एक नई आफत लेकर आती है। बंटी को अचानक बुखार आ जाता है। बंटी, बोलो बंटी, तुम ठीक तो हो ना? दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। दीदी, बंटी तो बुखार में तप रहा है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब क्या करें? इसे अस्पताल ले चलते हैं। डॉक्टर से हाथ जोड़कर इसका इलाज करने की प्रार्थना करेंगे। और अब कर भी क्या सकते हैं? भयंकर ठंड में वे सब बंटी को लेकर अस्पताल जाती हैं, मगर उन्हें अस्पताल में घुसने ही नहीं दिया जाता। वे बंटी को लेकर सड़क पर ही बैठ जाती हैं। उस समय ठंड बर्फ बनकर गिर रही थी। आशा और आरती रोए जा रही थी। इलाज तो दूर, यहाँ तो कोई गरीब को अस्पताल तक में घुसने नहीं दे रहा। हे भगवान, कोई तो हमारी मदद के लिए भेजो। दीदी, दीदी, मुझे बचा लो दीदी। बंटी यह कह ही रहा होता है कि तभी अस्पताल के बाहर एक कार आकर रुकती है और कार में से एक अमीर औरत बाहर आती है और पूछती है, तुम सब रो क्यों रही हो और इस बच्चे को क्या हुआ है? आशा रोते हुए उस औरत को सारी बात बताती है तो वह औरत कहती है, मेरा नाम कौशल्या है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। आप सब रोइए नहीं, मेरे साथ आइए, इस बच्चे का इलाज हो जाएगा। यह कहकर कौशल्या उनको अस्पताल ले जाती है और बंटी का इलाज हो जाता है। वे सब कौशल्या का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हैं। आपका यह एहसान हम हमेशा याद रखेंगे डॉक्टर जी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज से आप सब हमारे साथ ही रहेंगी। तुम और यह आरती हमारे अस्पताल में काम करना और इस निधि और बंटी को स्कूल में पढ़ाना। यह सुनकर तो आशा और आरती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे दोनों डॉक्टर की बात को तुरंत मान लेती हैं।